मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेचर ने, लॉ मेकर ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कितनी पावर दिया है। जैसा कि सबको पता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास एक सोल पावर होती है, जिसके बारे में अगर हम पहले सीआरपीसी के बारे में बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 169 इसके बारे में डील करता है, जहाँ पे जो प्रोविज़न है सेक्शन 169 उसमें जो डिस्कस किया गया है कि रिलीज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन व्हेन एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट अगेंस्ट हिम। अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में अगर एविडेंस नहीं पाया जाता है, अगर साक्ष्य नहीं पाया जाता है, तो उसको तत्काल रिलीज करने का प्रोविज़न 169 में दिया गया था। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि 1 जुलाई 2024 से जो लागू है, उसमें 169 के जो प्रोविज़न है वो 189 में दिए गए हैं और इसमें सिर्फ यही है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के समय, जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अगर किसी पर्सन उसको अपीयर होता है कि उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सस्पिशियस का, उसके ऊपर संदेह भी नहीं है, तो फिर उस पर्सन को क्या करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बातचीत चल रही है तो उस मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके सामने उसका रिमांड चल रहा है, कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट के सामने वो क्या करता है, एप्लीकेशन देता है 189 बीएनएस में कि इस पर्सन के अगेंस्ट में कोई साक्ष्य मिल नहीं रहा है और इसको तुरंत इसका रिमांड निरस्त कर दिया जाए। तो ऐसा प्रोविज़न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जो पावर है उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है, पहले सेक्शन 169 में और अब सेक्शन 189 में। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताने की कोशिश करूँगा। कुछ केस थे, मुझे याद है कि अभी अप्रॉक्सीमेट महीने भर पहले की बात है कि एक बार जो पुलिस ने जो FIR दर्ज किया हमारे एक क्लाइंट के अगेंस्ट में कि वो कि उसकी जब वो चेकिंग करते हैं तो उसको जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उससे व्हीकल के जो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, तो रजिस्ट्रेशन देखते हैं तो उसमें इंजन नंबर जो व्हीकल का रहता है वो एक्चुअली वो कार का ओनर था और वही उसका ओनर था। तो वो जो पुलिस जब चेक करती है तो फिर पुलिस देखती है कि उसके जो इंजन नंबर है वो सेम है, चेसिस नंबर है सेम है और जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो उसमें एरर पाया गया, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट पाया गया। जैसे जो टाटा की कंपनी की गाड़ी थी, टाटा इंडिका की गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी टाटा मोटर्स लिमिटेड की जगह पे उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी का नाम था उस पर जो फोर्ड कंपनी उसमें शो कर रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने जो जांच किया उसने ऐसा पाया कि इन्होंने एक फोर्ज डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है। तो जैसा कि उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट को लिया और जो पहली अगर हम बात करते हैं, अगर आईपीसी में जो ऑफेंस रहते हैं जैसे 411 और 417, 467, 468, 471 आईपीसी में, उसको क्या करते हैं, एक FIR लिखते हैं कि हमने जांच किया, जांच करने के बाद इनके ये जो RC यूज कर रहे हैं वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, वो गलत है, इन्होंने उसको गलत तरीके से यूज़ किया है। इस तरीके से करते हुए उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ देते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, अच्छा अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो जैसे पहले की मैंने बात की कि पहले जो आईपीसी में जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था, जैसे अगर पहले की बात होती तो 411 बेसिकली किसके बारे में डील करता है, डिसऑनेस्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, और 417 जो कि बेसिकली डील करता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग। और इसी समय सिमिलरिटीज हम BNS के बारे में बात कर लेते हैं। जो 411 आईपीसी पहले था, डिसऑनेस्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, अब वो BNS में 317 सब+2 में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। दूसरे जो सेक्शन हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट में लगाए थे पुलिस ने, वो लगाए थे 417 आईपीसी, जो कि जैसा कि बताया कि वो चीटिंग के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन वो अगर BNS में उसके बारे में डिस्कस किया जाए तो 318 सब+2 में पनिशमेंट फॉर चीटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। और फोर्जरी फॉर पर्पज़ ऑफ चीटिंग का भी एलिगेशन हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट में लगाया गया था, जो कि पहले आईपीसी में 468 का ऑफेंस था, लेकिन नए वाले BNS में ये 336 सब आई थिंक 3 में इसके ऑफेंस दिए गए हैं। और एक सेक्शन और ऐड किया गया था, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल
वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो डिस्कस किया गया है, और वो 467 आईपीसी पहले की बात करें और इस समय की अगर बात करें तो 338 बीएनएस में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। और एक सेक्शन और हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं कहेंगे, पुलिस ने जो दर्ज किया था वो 471 आईपीसी जो पहले के बारे में बातचीत किया जाए, जिसमें यूजिंग एज ए जेन्युइन और फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेड के बारे में जो डिस्कस किया गया है। अगर हम 471 आईपीसी जो कि अब हो चुका है 340/2, तो जो सिचुएशंस थी कि हमारे क्लाइंट को उन्होंने चेक किया, उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में थोड़ा सा मिसमैच हुआ। जो कंपनी की गाड़ी थी उसमें और जो आरसी थी उसके डॉक्यूमेंट में डिफरेंसेस आने पे उन्होंने पुलिस ने क्या किया, हमारे क्लाइंट को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट में जो सेक्शन प्रोड्यूस किए वो 317/2, 318/2, आई थिंक 336/3 और 338 और 340/2 का ऑफेंस बनाते हुए उसको अरेस्ट कर लिया। हमको ये पता है कि किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करते हैं तो अगर उसको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। तो उस क्लाइंट को वो लेके कहाँ पे आए, वो मजिस्ट्रेट के पास लेके आए, जो जिसका जुरिडिक्शन था उस मजिस्ट्रेट के सामने लेके आए, जिसके बारे में हमारे सीआरपीसी में जो डिस्कस किया गया पहले, वो 167 सीआरपीसी जो कि डिस्कस किया जाता है प्रोसीजर जहाँ पे दिया गया, व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर। सिमिलर क्योंकि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती थी, इसलिए उनको लेके आया गया मजिस्ट्रेट के सामने। अगर हम 167 सीआरपीसी जो पहले की बात है, जो अब बीएनएस में सेम प्रोविज़न है, 187 बीएनएस में इसके बारे में दिया गया। पुलिस हमारे क्लाइंट को 21 पर्सन को लेके आती है और मजिस्ट्रेट ने उसको रिमांड दिया। वो पर्सन, क्योंकि पुलिस ने बताया कि 24 घंटे में हो नहीं सकता, एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस के बारे में बताया, और मजिस्ट्रेट ने प्राइमी फेसाई देखा कि इसकी इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। उन्होंने सफिशिएंट रीज़न पाया और उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जेल भेज दिया। तो वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद अब वो बाहर कैसे आ सकता है? बाहर आने के लिए फिर वो पर्सन मेरे पास आया, मैंने उसके डॉक्यूमेंट देखे। जहाँ तक मुझे लगा कि मैंने आरसी भी चेक किया और भी डिटेल्स चेक किया, तो जैसे कि देखने में भी प्राइमी फेसाई देखने में भी उसमें कोई टाइपिकल एरर नहीं थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया था, जो मेरी समझ में है, जैसा मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा केस है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको बेल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमने अगले दिन बेल के लिए क्या किया, बेल के लिए हमने उसको फाइल किया। तो जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो हमने बेल के लिए फाइल किया, वो पहले जो सीआरपीसी थे वो 437 सब क्लास 437 सीआरपीसी के में हम बेल फाइल करते हैं, पर अब बीएनएस में हम 480 बीएनएसएस में हम क्या करते हैं, 21% के लिए हमने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मैंने क्या किया, बेल फाइल किया। मजिस्ट्रेट ने क्योंकि जो बेसिकली 338 बीएनएस का जो मामला है, जो कि 467 पहले आईपीसी के बारे में जो डील करता है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, और इसीलिए मजिस्ट्रेट ने ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस को कंसीडर करते हुए हमारी बेल को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। हम उस बेल के अगेंस्ट में कहाँ गए, हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हमने क्या किया, बेल के लिए अप्लाई किया। तो पहले अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में 439 सीआरपीसी में हम बेल के लिए फाइल करते हैं, लेकिन बीएनएस में हम 483 बीएनएसएस में हमने बेल के लिए फाइल किया। हमने कोर्ट को सारी चीज़ें बताया कि इसमें कोई मेंस रिया नहीं, क्योंकि क्राइम होने के लिए जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी पर्सन के लिए, एक्टिस रिया और मेंस रिया, तो इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा कोई मेंस रिया नहीं है, हमने कोई गिल्ट इंटेंशन है। मैंने कोर्ट को काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है, और वहाँ पे कोर्ट ने, बट एनी हाउ कोर्ट, जैसा कि हमको पता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो कोर्ट होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो बेल के जो ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो 338 बीएनएस है, जो कि 467 जिसके बारे में डील करता है, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल जिसके बारे में लेजिस्लेचर ने दिया है, उसमें जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हमारी बिल को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। वैसे ठीक है, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिएशन है, कोर्ट को हमारी बातें समझ में नहीं आई,
या फिर मैं अच्छे से उनको नहीं डिस्कस कर पाया, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि वो सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए। और जो रियल बातें मैं आपको बताऊं कि उस केस में हुआ क्या था कि बीच में, जैसे कि मैंने भी एक बार गूगल से मैंने भी सर्च किया, मैंने थोड़ी सी जानकारी रखने की कोशिश की, तो बीच में टाटा मोटर्स कंपनी और फोर्ड कंपनी के बीच में टाई अप हुआ था। और टाई अप होने के बाद बीच में कुछ दिनों तक ये दोनों कंपनी मर्ज हुई थी। ज़्यादा तक इनका ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ज़्यादा समय तक नहीं था, लेकिन ये था। और जो आरसी जो हमारे क्लाइंट को मिली थी, उसमें जो एरर थी, जो गलती थी, वो आरटीओ की तरफ से थी। आरटीओ ने इसमें क्लर्कियल मिस्टेक थी, इसमें किसी की गलती नहीं है ये क्लर्कियल मिस्टेक थी। गलती सिर्फ मेरी ये है कि मैंने इसको एक्सक्यूज़ किया, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे उसे क्रॉस चेक करना चाहिए था और उसको देखना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ये बहुत माइनर एरर थी, और लेकिन इसको मैंने भी कंसिडर नहीं किया, मेरे क्लाइंट ने कंसिडर नहीं किया। जब बाद में हुआ तो उसको तब जानकारी हुआ, जब उसको पुलिस ने चेक किया और वहाँ पे उसको जेल भेज दिया, तब उसको रियलाइज़ हुआ। ये बातें मैंने कोर्ट को बताया कि इसमें कोई मेंसरिया नहीं है, लेकिन बट एनी हाउ, जैसा कि मैंने बताया कि जो 338 के जो बीएनएस के सेक्शन थे, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा थी, और इसी के कारण से कोर्ट ने हमारी बेल को रिजेक्ट कर दिया। और प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होते हैं, वो लोग बेल, अगर कोई ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस हैं तो उसमें बेल देने में उनका अप्रोच थोड़ा लिबरल नहीं रहता है। और बेसिकली इस केस में भी उन्होंने बेल नहीं दिया। और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि दे आर ऑलवेज हेजिटेटेड टू ग्रांट द बेल इन फेवर ऑफ आवर क्लाइंट, इन द केस ऑफ स्पेशली इन द ग्रीवियस नेचर ऑफ ऑफेंसेस। तो क्योंकि बेल रिजेक्ट करना में उनके लिए परेशानी नहीं है, उसमें उनको किसी भी तरीके का कोई जुडिशियल माइंड नहीं लिखना है, कोई रीजन नहीं लिखना है। बस उनको सिर्फ ये लिख देना है कि गुड़दोष, बिना गुड़दोष पे टिप्पणी किए, विदाउट कंसीडरिंग ऑन द मेरिट, ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस के हिसाब से बेल को वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। खैर एनी हो, इस कोर्ट से हमको रिलीफ नहीं मिली। हम इस कोर्ट के, इस हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो बेल रिजेक्शन के आर्डर में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के। और हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में हमने बेल फाइल किया, तो हाई कोर्ट ने को भी सारी चीज़ें बताई गई, केस डायरी भी वहाँ पे गई, कमेंट भी गया, वहाँ पे भी हमारे जो एडवोकेट थे क्लाइंट के, तो उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी सबमिशन दिया कि इसमें हमारी कोई मेंसरिया नहीं है और ये क्लर्कियल मिस्टेक है, जो कि अब सही करा जा चुकी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोड्यूस किया, और ARTO की तरफ से हमारे क्लाइंट ने भी एक दूसरी RC प्रोड्यूस किया। उन्होंने वहाँ से पर्टिकुलर निकाला, उसमें भी वही चीज़ें था, क्योंकि ये क्लर्कियल मिस्टेक थी, ये चीज़ें क्लियरली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी दिख रही थी। बट वहाँ के भी कोर्ट ने भी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वहाँ के भी कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी, जो कि मामला जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि, और एक कॉमन सेंस की भी बातें हैं कि ये मामला बनता ही नहीं है, लेकिन वहाँ के कोर्ट ने बेल तो दिया। बट आई थिंक ये एक FIR क्वेश्चन का मामला था, और इसमें ये मामला बनता ही नहीं था किसी भी अगेंस्ट में, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने केवल एक छोटी सी लापरवाही किया, माना जा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी में नहीं था। लॉ, मैं मानता हूँ कि लॉ में एक्सक्यूज़ नहीं है, बट एनी हाउ दिस इज़ ये ऑफेंस बिल्कुल किसी भी तरीके से, ये चीटिंग का ऑफेंस नहीं बनता, ये ऑफेंस किसी भी तरीके से फोर्जरी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का नहीं बनता। खैर एनी हाउ, वहाँ से हमारी बेल ग्रांट हुई, लेकिन इसी बीच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में हम बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एविडेंसेस कलेक्ट किया और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कलेक्ट किया, जहाँ पे RTO ने बताया कि इसमें उसके जो सर्वर पे थे, उसके फिर जो थे मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें भी सेम वही था, मतलब हमने नहीं उसको चेंजेस किया था। RTO ने एक रिपोर्ट बनाई, और बाद में उन सारे एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कलेक्ट किया, कुछ लोगों के टेस्टमनी रिकॉर्ड किया, और लाने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने, जो सेक्शन पहले जो कि हम बात कर रहे थे 169 में CRPC में, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 189 में BNS में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन प्रोड्यूस किया, जहाँ पे लिखा कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमने एविडेंसेस रिकॉर्ड किए, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, उसमें ये चीज़ें मिलता है कि 21 पर्सन के अगेंस्ट में कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, और कोई संदेह भी नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है कि हम इनके ऊपर संदेह कर सकते हैं, मतलब कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है।
इसलिए उसने क्या किया कि उसने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दिया कि जो अभियुक्त है उसको उसका रिमांड निरस्त किया है। कोर्ट ने भी सारी चीज़ें कंसीडर किया और कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वैसे तो अगर देखा जाए तो उसमें स्टेशन ऑफिसर है, बट एनी हाउ प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो एप्लीकेशन दिया था ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास, रिमांड मजिस्ट्रेट जिसने उस एक्यूज पर्सन का, मेरे क्लाइंट का जिसने रिमांड लिया था, तो उसने उस चीज़ को कंसिडर किया। वहाँ पे उन्होंने टैली किया, देखा इसके खिलाफ नहीं मिला, उसी समय उन्होंने क्या किया, उसी समय उन्होंने उसके रिमांड को रिफ्यूज़ किया और उन्होंने आर्डर पास किया कि क्लाइंट को तुरंत जेल से रिहा किया जाए। उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाए जो कोर्ट लगा सकती है। उन्होंने पर्सनल बॉन्ड करने का और अंडरटेकिंग देने का एक कंडीशंस लगाए जो कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट ने लगाया। और वहाँ से फिर मेरा क्लाइंट वहाँ से जेल से उसी दिन कंडीशंस को अंडरटेकिंग दिया, पीवी दिया और अंडरटेकिंग दिया कि हम जो भी कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट में हमारे लिए जो कोर्ट ने जो भी हमको कंडीशन दिया था, ये कंडीशन दिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर बुलाएगा या कोर्ट आपको कॉल करेगा तो आप आएंगे, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। अगर कोर्ट कभी फ्यूचर में कॉल करेगा तो इस बात की अंडरटेकिंग देते हैं कि हम कोर्ट को कोऑपरेट करेंगे। ऐसी अंडरटेकिंग कोर्ट ने कंडीशंस में दिया था। हम लोगों ने उसको दिया, उसको कोर्ट के सारे टर्म कंडीशंस को एक्सेप्ट किया और उसी दिन हमारी रिहाई हुई। तो रिलीज ऑर्डर उसी दिन जेल में गया और जेल से हमारा क्लाइंट छूट गया। तो कंक्लूजन क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ, और जो बातें हैं ये बातें हमेशा सही है कि इन्वेस्टिगेशन के समय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है कि वो इवन दैट, मैं आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे इवन दैट मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, बट वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उस पर कोई वो आप गाइड कर, मजिस्ट्रेट सुपरविजन कर सकता है लेकिन इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इस लाइन में भी आप कीजिए, बट मजिस्ट्रेट ये नहीं बता सकता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि आप इवन दैट मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज भी कराए। यानी हाँ, वो केवल उनके सुपीरियर अथॉरिटी को रख सकता है कि ये गलत है। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास इतनी बड़ी पावर होती है कि वो अगर एक्यूज पर्सन चाहे वो जेल ही चला गया हो, उस पर्सन के रिमांड को निरस्त कराने का भी पावर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होता है। मैंने अपने लॉ के करियर में भी मेरे पास ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज़ आई जहां से मैंने देखा। रिसेंटली एक 302 का केसेस था जिसमें बहुत जल्दी, सेंसिटिव मामला था, बहुत जल्दी FIR दर्ज करा दी गई। तो जिस पर्सन के अगेंस्ट में FIR दर्ज करा दी गई, घर वालों को संदेह था तो पुलिस को भी 24 घंटे में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे। पुलिस ने उसको जेल भी भेजा, लेकिन बाद में उन्होंने 169 CRPC में एप्लीकेशन देके उसका कंप्लीट कराया। 302 के केसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैंने प्रैक्टिकली भी देखा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास लेजिस्लेचर ने, लॉ मेकर्स ने हमारी CRPC या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक स्पेशल पावर है, जो पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जिससे एक जस्टिस डिलीवर्ड हो सके, जिससे एक इनोसेंट पर्सन को बहुत परेशानी ना हो और जिससे कि हम सोसाइटी में जो जस्टिस सिस्टम है उसको बेटर तरीके से उसका कंप्लायंस हो पाए।